So we will move to our next question. Let's see, our next question is question number 20 तक हम कर चुके हैं. अब 21 क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 का विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज एक्ट एज एन अपीलेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आंसर इज डी. निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकार के रूप में कार्य करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ वन पर्सन company OPC will be mandatory get converted into either private or public company. In which of the following किस सिचुएशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है इन केस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन OPC एक्सीड 50 लाख रुपीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 3. इसका करेक्ट आंसर है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन्ड द प्रिक्यूनरी प्रिंसिपल इन डिटेल. तो MC मेहता बनाम कमलनाथ का केस है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन एनवायरमेंटल लॉ. एनवायरमेंटल लॉ का जो भी केस है ये इसमें पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड कौन से केस में पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर ऐतिहासिक मामला है? तो ये MC मेहता बनाम कमलनाथ है. 26 का क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. इन 27. इन विच ऑफ द फॉलोइंग case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the Information Technology Act 2000. निम्नलिखित में से किस मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन. करेक्ट आंसर इज डी. Question number 28. What is the maximum period for which any woman shall be entitled to be maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? जिसका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 26 वीक्स है. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक के मातृत्व लाभ की हकदार होगी? तो 26 सप्ताह के तक. फॉर विच ऑफ द ड्यूरेशन ए वोमेन इंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस ऑफ द ट्यूबकोमी ऑपरेशन एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार ट्यूबटॉमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक के छुट्टी की हकदार होगी? तो ट्यूबेक्टॉमी जो ऑपरेशन है इसके लिए छुट्टी के अधिकार होगी 2 हफ्ते के लिए. What should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least 30th क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. What is the minimum number of workers originally employed in a factory for having at least one canteen in a factory as per the Factory Act 1948? तो इसमें 258 वर्कर्स होगा. इसका करेक्ट आंसर डी होगा 30 का. तो 30th का डी एक करेक्ट आंसर है. 31 क्वेश्चन. Who among the following is not included in the definition of workman as per the Industrial Dispute Act 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है डी. ए सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ रेट 12,000. 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाले पर्यवेक्षक उसमें शामिल नहीं होंगे. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन से श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे? तो वो श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे जिनको मासिक वेतन 12,000 या उससे ज़्यादा मिलता है. Who has defined tort? Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law, and this duty is toward the person generally, and its breach is readdressed by inaction for an unliquidated damages. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विनफील्ड. इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33. लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट मैगजीम. किस इम्पॉर्टेंट मैगजीम से संबंधित है? डेमनम साइने इंजूरिया से रिलेटेड है. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. 34 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिलेट्स टू द नो फॉल्ट लाइबिलिटी सेक्शन 140? ऑप्शन ए इज करेक्ट है 34 का. 35. हाउ मैनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 6.
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज ऑथराइज्ड टू रेंडर एडवाइस ऑफ द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट अंडर एक्ट? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह करने के लिए अधिकृत है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेंट्रल यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 265। 38 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट प्रोविजन previous year in the case of business or professional newly set up 31st March 2020 as per the Income Tax Act 1961? तो इसका है आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किस व्यवसाय को पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला वर्ष होगा? तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड विल बी एंड फ्रॉम 31 मार्च 2020। जिसका करेक्ट आंसर है ए। 39 क्वेश्चन में आ जाओ। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही हैड बीन इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 182 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। इनकम टैक्स इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 224। 41 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? मियर साइलेंस इफ नॉट ड्यूली बाउंड टू स्पीक, ये फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आएगा। 41 का सी आंसर करेक्ट है। 42 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ ए इज इंटेंडिंग टू डिसीज बी falsely represent that the 500 mounds of indigo are made annually at A's factory and hereby includes B to buy the factory. Contract is voidable at option of B। देखो, ए खा को बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन में सही विकल्प का चूज कीजिए। देखो, सही विकल्प में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्योंकि धोखा कौन कर रहा है, झूठ कौन बोला है, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठ बोलता है, तो ए की तरफ से तो वॉइडेबल होगा नहीं। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो ये वॉइड हो सकता है यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, लेकिन ये उसके ओपिनियन से होगा जिसको झूठ बोला गया, जिसको जिसको झूठ झूठ बोलकर तुमने अपनी चीज बेची है। तो ये जिसको जिसको लाभ हुआ उसकी तरफ से नहीं हुआ, जिसको नुकसान हुआ उस चीज से, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसे नुकसान हो गया, तो उसकी तरफ से वॉइडेबल होगा। तो हमेशा पीड़ित पक्ष की तरफ से ही वॉइडेबल होगा। तो ए बी को धोखा दे रहा है तो बी की तरफ से वॉइडेबल होगा। उसको बी चाहे तो वैलिड बना सकता है और बी चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है। तो ये इसका सही आंसर है सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड ऑप्शन अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट? तो इसका है परपेचुअल इंजंक्शन। निम्नलिखित में कौन सा निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? तो शाश्वत निषेधाज्ञा है यानी परपेचुअल इंजंक्शन है। 44 क्वेश्चन है ए stipulation in a bond for the payment of compounded interest on the failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not penalty within the meaning of which the following provision of Indian Contract 1872? देखो, ये सीधे सीधे सेक्शन 74 बता दिया गया। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बांड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के किस प्रावधान के तहत जुर्माना नहीं है? तो सेक्शन 74 के तहत जुर्माना नहीं है। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? तो इसका है 9% पर एनम। तो इसका सही आंसर आंसर सी, संपत्ति अंतःकरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत दे डिफॉल्ट ब्याज दर कितना है? तो यह है 9% पर एनम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ 46 क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? संपत्ति अंतः अधिकरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में कौन सी समय सीमा दी गई है? डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आया है तो इसमें 18 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी इसका सही आंसर होगा बी, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसमें हुंडी जो है वो पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम में लिखित नहीं है, तो हुंडी लिखित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 47 का ऑप्शन बी सही है। इन द लाइट ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट विच what interest rate will be the charge if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। तो इसका सही आंसर है सी। Within the period from which the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceeding for the acquisitions of the land shall be lapsed as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 मंथ्स। देखो इसका सही आंसर बी होगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन वाला मिस कर दिया है, तो आप लोग ऑप्शन बी पे करेक्ट लगा लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी 12 मंथ्स इसका आंसर होगा 49। 50 क्वेश्चन में आ जाते हैं। What is the minimum percentage of affected facilities that need to be given their prior consent for the acquisition of the land for the private company as per the right to the fair compensation and transparency of the land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80%। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस का सही आंसर है ऑप्शन बी 80%।